India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोविड मृतकों के परिजन होंगे मुआवजे के हकदार। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए को 6 सप्ताह के अंदर दिशा निर्देश तैयार करने के दिए निर्देश। 5 जुलाई से ही होंगी सीए परीक्षाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आईसीएआई को दिए निर्देश। कहा, ऑप्ट आउट के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी नहीं। लॉकडाउन प्रभावित उम्मीदवारों को भी ऑप्ट आउट की अनुमति। नारदा केस में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार, मुख्यमंत्री, कानून मंत्री के शपथ पत्रों को रिकॉर्ड पर लेने के लिए हुआ सहमत। हर आवेदक 5,000 रुपए का करेगा भुगतान। बीसीआई नियमों में संशोधन के लिए सीजेआई रमन्ना ने अभी तक नहीं दी अपनी मंजूरी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया, संशोधित नियम है मौलिक अधिकारों के खिलाफ। India Legal presents Courts Roundup. देश में कोरोना वायरस से हुई मौतों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और केंद्र सरकार को महामारी से मरने वालों के परिवार को मुआवजा देने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मुआवजा तय नहीं कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या एनडीएमए 6 सप्ताह के भीतर प्रत्येक कोविड पीड़ित को भुगतान की जाने वाली अनुग्रह राशि निर्धारित करने का दिशा निर्देश जारी करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि एनडीएमए अपने वैधानिक कर्तव्य के निर्वहन में विफल रहा। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने गौरव कुमार बंसल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और दीपक कंसल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य मामलों में यह फैसला सुनाया है। कोरोना से मौत होने वाले मरीजों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कोरोना मृतकों के परिजनों को सरकार मुआवजा दे। हालांकि कोर्ट ने मुआवजे की रकम तय नहीं की है। कोर्ट ने कोरोना से जान गंवाने वाले मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए दिशा निर्देश 6 हफ्ते में तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। कोरोना से मरने वालों के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मुआवजा तय करना एनडीएमए का वैधानिक कर्तव्य है। कोर्ट ने ये भी कहा कि अनुग्रह राशि प्रदान न करके एनडीएमए अपने वैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का संवैधानिक दायित्व है कि वह कोविड-19 महामारी के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे की सिफारिश करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करे। कोर्ट ने न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति के दायरे पर चर्चा करने के बाद कहा कि वह सरकार को मुआवजे के रूप में एक विशेष राशि का भुगतान करने का निर्देश नहीं दे सकता है। सरकार की अपनी प्राथमिकताएं हैं और विभिन्न जरूरतों को और क्षेत्रों को पूरा करना है, जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल, महामारी से प्रभावित प्रवासियों का कल्याण और सरकार को अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव से निपटना भी है। कोर्ट ने कहा कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अनुग्रह सहायता से सरकार पर वित्तीय दबाव पड़ेगा, इसीलिए मामले को राष्ट्रीय प्राधिकरण के विवेक पर छोड़ दिया गया है। मुआवजे की रकम क्या होगी, ये सरकार को खुद ही तय करना है, क्योंकि उसे कई और जरूरी खर्चे भी करने हैं। साथ ही डेथ सर्टिफिकेट पाने की प्रक्रिया भी सरल की जाए। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों के परिजनों को सरकार से 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दिलाने की मांग की गई है। इस मामले पर पहले सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने मुआवजा देने को आर्थिक रूप से अव्यवहारिक बताया था। पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कोरोना वायरस से मरने वालों के परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने में असमर्थता जताई थी। केंद्र सरकार ने कहा था कि ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि इससे सरकार का खजाना खाली हो सकता है। सरकार ने कहा था कि हमारा फोकस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने उन उम्मीदवारों को आगामी चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षाओं में ऑप्ट आउट विकल्प में शामिल होने की अनुमति दी है जो खुद कोविड से पीड़ित हो या जिनके परिवार के सदस्य हाल ही में कोविड-19 से पीड़ित रहे हों। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उम्मीदवार को आरटीपीसीआर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है अगर पंजीकृत चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि लॉकडाउन से प्रभावित उम्मीदवारों को भी ऑप्ट आउट करने की अनुमति दी जाएगी और अगली परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति भी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI को निर्देश दिया है कि वो 5 जुलाई से शुरू होने वाली सीए परीक्षा में उम्मीदवार को ऑप्ट आउट विकल्प दे जो उसके लिए कोविड से संबंधित कठिनाइयों के लिए अपने या परिवार के सदस्य के लिए एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। न्यायालय ने ऑप्ट आउट विकल्प की मांग के लिए आरटीपीसीआर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की ICAI की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया। कोर्ट ने ICAI की उस नीति को भी खारिज कर दिया जिसमें उसी शहर के भीतर परीक्षा केंद्र बदलने पर ऑप्ट आउट विकल्प नहीं दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा केंद्र का परिवर्तन शहर के भीतर होने पर भी ऑप्ट आउट विकल्प दिया जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने ICAI की आवश्यकता में हस्तक्षेप नहीं किया कि जुलाई परीक्षा से ऑप्ट आउट वाले छात्र को अगले चक्र में सभी समूह पेपरों में फिर से उपस्थित होना होगा। जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने 5 जुलाई से शुरू होने वाली सीए परीक्षा से संबंधित 3 याचिकाओं का निपटारा करते हुए निर्देश जारी किए। कोर्ट ने ICAI को परीक्षा आयोजित करने और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित मानक संचालन प्रक्रिया के सख्त पालन में संसाधनों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। पीठ ने राहत को केवल ऑप्ट आउट विकल्प के मुद्दे तक सीमित कर दिया और याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों पर विचार करने से इनकार कर दिया। बेंच द्वारा पारित आदेश इस प्रकार है। ऐसे उम्मीदवार के लिए ऑप्ट आउट का विकल्प चुनें जो खुद संक्रमित हो या परिवार वाले संक्रमित हों। ऐसे उम्मीदवार को पुराने और नए पाठ्यक्रम दोनों के लिए अगली परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। उम्मीदवार को आरटीपीसीआर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है अगर पंजीकृत चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है। लॉकडाउन से प्रभावित उम्मीदवारों को ऑप्ट आउट करने की अनुमति दी जाएगी और अगली परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति भी दी जाएगी। संक्रमित को ऑप्ट आउट की अनुमति दी जाएगी और इसे एक प्रयास के रूप में नहीं माना जाएगा। वो अगले नवंबर चक्र में परीक्षा दे सकते हैं। उसे नियमानुसार बैकअप परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है। मंगलवार को कोर्ट ने ICAI से पूछा था कि क्या आरटीपीसीआर प्रमाण पत्र के अलावा अन्य वैकल्पिक तरीकों को यह आकलन करने के लिए अपनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। योग गुरु बाबा रामदेव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने रामदेव के पूरे इंटरव्यू का बिना एडिट किया हुआ वीडियो मांगा है। अब मामले की सुनवाई अगले सोमवार को होगी। बाबा रामदेव पर एक इंटरव्यू के दौरान एलोपैथी और डॉक्टरों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। रामदेव की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि स्वामी जी ने स्पष्टीकरण दिया है, डॉक्टरों के प्रति उनके मन में पूरा सम्मान है। सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव को अपने विवादास्पद बयान से जुड़े वीडियो और बयानों की प्रतिलिपियां कोर्ट के सामने पेश करने के निर्देश दिए हैं। बाबा रामदेव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने रामदेव के पूरे इंटरव्यू का बिना एडिट किया हुआ वीडियो मांगा। अब मामले की सुनवाई अगले सोमवार को होगी। बाबा रामदेव पर एक इंटरव्यू के दौरान एलोपैथी और डॉक्टरों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। रामदेव की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि स्वामी जी ने स्पष्टीकरण दिया है, डॉक्टरों के प्रति उनके मन में पूरा सम्मान है। पिछले साल जब पतंजलि ने कोरोनिल दवा निकाली और डॉक्टरों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने कोरोनिल वापस ले ली। सभी को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वायरल हुआ वीडियो आंशिक वीडियो था। मुकुल रोहतगी ने कहा कि बाबा रामदेव का जो वीडियो वायरल हुआ वो सही नहीं है। हम सही वीडियो कोर्ट में जमा कराएंगे। मामला पिछले दिनों रामदेव द्वारा एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के खिलाफ की गई बयानबाजी का है। इस मामले में कुछ राज्यों में रामदेव के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी, जिन्हें एकजुट करने की मांग को लेकर रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने बाबा रामदेव के बयान तलब किए हैं। चीफ जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की संयुक्त बेंच ने रामदेव द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। कोविड का इलाज एलोपैथी से संभव नहीं है, ये दावा करने वाले रामदेव के बयानों के विरोध में जो FIR अलग अलग राज्यों में की गई, रामदेव ने उन सभी को क्लब कर दिल्ली में शिफ्ट करने और फिलहाल उनके संबंध में होने वाली कार्रवाई पर स्टे देने की मांग की थी।
एलोपैथी के खिलाफ बयानों पर विवाद गहराने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बिहार और छत्तीसगढ़ इकाइयों ने ये एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी से रामदेव के प्रमाणिक बयान मांगे। कोर्ट ने ओरिजिनल बयान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए तो रोहतगी ने जल्द ही पेश किए जाने की बात कही। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली के सभी जिला न्यायालय बार संघों की समन्वय समिति ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DN पटेल को पत्र लिखकर आग्रह किया कि जिला न्यायालय को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोला जाए। 29 जून 2021 के पत्र ने कोविड-19 की दूसरी लहर और बाद में अदालतों के बंद होने के मद्देनजर दिल्ली के जिला न्यायालय को के समक्ष अभ्यास करने वाले अधिकांश अधिवक्ताओं द्वारा सामना की जा रही विभिन्न गंभीर चिंताओं पर प्रकाश डाला। पत्र में इस सप्ताह की शुरुआत में दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी एक नोटिस का उल्लेख किया गया, जिसमें कहा गया कि जिला अदालत 23 जुलाई 2021 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केवल जरूरी मामलों की सुनवाई जारी रखेगी। पत्र में कहा गया कि वकीलों के क्लर्कों और अन्य सहायक कर्मचारियों ने कोविड की दूसरी लहर के दौरान अपनी जान गंवा दी। कानूनी समुदाय की वित्तीय स्थिति अपने सबसे खराब समय में बेहद खराब हो गई। ये आगे बताया गया कि दिल्ली सरकार ने केंद्र के साथ मिलकर व्यवसाय, कार्यालयों, दुकानों, जिम, पार्कों, सार्वजनिक परिवहन आदि को फिर से खोल दिया था। इस प्रकार न्यायालय को काम भी चरणबद्ध तरीके से शुरू होना चाहिए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के कानून मंत्री मोलॉय घटक द्वारा नारदा घोटाले मामले में उनके हलफनामों को स्वीकार करने के लिए दायर आवेदनों को अनुमति दी है। हलफनामे में कथित तौर पर 17 मई को राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति का विवरण दिया गया। इसी तारीख को 4 आरोपी टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, जस्टिस IP मुखर्जी, जस्टिस हरीश टंडन, जस्टिस सोमेन सेन और जस्टिस परिजीत बनर्जी की 5 न्यायाधीशों की बेंच ने प्रत्येक आवेदक द्वारा 5,000 रुपए के भुगतान के अधीन आवेदनों की अनुमति दी है। इसके अलावा सीबीआई को इसके विपरीत जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट द्वारा कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश की तारीख 9 जून को अलग रखने के बाद आया है। यहां बेंच ने उनके हलफनामों को रिकॉर्ड में लेने से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने जवाब में अपनी दलीलों को रिकॉर्ड करने की मांग करने के पहले मामले में दलीलें पूरी होने का इंतजार किया। शीर्ष अदालत ने विधायकों को पहले इस तरह के हलफनामे दाखिल नहीं करने के कारणों को बताते हुए हाईकोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर करने का निर्देश दिया था। साथ ही हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि योग्यता के आधार पर सुनवाई से पहले आवेदनों पर फैसला किया जाए। सीबीआई ने तर्क दिया कि प्रतिवादियों ने नोटिस जारी करने के बाद अपने हलफनामे दाखिल नहीं करने करके एक सुविचारित जोखिम उठाया। दूसरी ओर राज्य ने दावा किया कि हलफनामा दाखिल करने में कोई देरी नहीं हुई और अन्यथा भी न्यायालय को अपने समक्ष पूर्ण तथ्य प्रस्तुत करने की अनुमति देनी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना ने अभी तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा BCI नियमों में पेश किए गए अपने नए संशोधनों को मंजूरी नहीं दी है। संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एक मामले में BCI के वकील ने ये जानकारी दी। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 49(1) के प्रावधान के अनुसार नियमों में संशोधन लागू होने से पहले CJI की मंजूरी आवश्यक है। संशोधनों को आधिकारिक राजपत्र में पहले ही अधिसूचित किया जा चुका था। संशोधनों ने काफी हलचल मचाई थी क्योंकि उसी के अनुसार कोई भी वकील जो कोई बयान देता है जो किसी भी अदालत, न्यायाधीश, राज्य बार काउंसिल या BCI के खिलाफ अभद्र या अपमानजनक, मानहानिकारक, प्रेरित, दुर्भावनापूर्ण या शरारती हो, कानून का अभ्यास करने के लिए लाइसेंस लेने, निलंबन या रद्द करने का आधार हो सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि लोक अदालत का एक अवार्ड एक निष्पादन योग्य डिक्री होने के कारण पार्टियों के बीच बाध्यकारी है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के भाग 3 के तहत न्यायालय के एक अवार्ड के रूप में सेक्शन 28A के प्रयोजनों के लिए नहीं विचारणीय माना जा सकता, जिसके तहत अवार्ड के मुआवजे की राशि के पुनः निर्धारण का प्रावधान है। न्यायालय के समक्ष प्रश्न ये था कि क्या लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय को उस अधिनियम की धारा 28A के प्रयोजनों के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के भाग 3A के तहत न्यायालय का निर्णय माना जा सकता है। याचिकाकर्ताओं की भूमि अन्य भूमि के साथ एक भंडारण झील के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई थी, इसलिए एक अवार्ड 26 फरवरी 2010 को धारा 11 के तहत बनाया गया, जिसके बाद मुआवजे का विधिवत भुगतान किया गया था।
और अधिवक्ता आदर्श कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के भाग 3A के संदर्भ में लोक अदालत का अवार्ड, कोर्ट अवार्ड क्यों नहीं माना जा सकता? कोर्ट ने क्या स्टैंड लिया है सर? जी बताना चाहेंगे। इसमें बॉम्बे हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि लोक अदालत द्वारा पारित एक अवार्ड को उस अदालत की डीम्ड डिग्री के रूप में मानने के लिए चीजों की इस योजना में कुछ भी नहीं है। फिर लोक अदालत का संदर्भ दिया है जिससे कि लोक अदालत का आयोजन किया गया था। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के संदर्भ में और विशेष रूप से धारा 28A के प्रयोजन के लिए दीवानी अदालत की डिग्री की कल्पना को न केवल उस अदालत की डिग्री तक निस्तारित करना होगा जो मामले की लोक अदालत को संदर्भित करती है या जिसके लिए ऐसी लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, बल्कि ऐसी अदालत जिसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम की भाग 3 के तहत पारित किया जाना। वहीं पीठ ने आगे कहा कि इस प्रकार हमारा विचार है कि लोक अदालत का अवार्ड पार्टियों के बीच बाध्यकारी एक निष्पादन योग्य डिग्री के माध्यम से संदर्भित अदालत के निर्धारण के बराबर नहीं है, ताकि अन्य समान रूप से स्थित भू स्वामियों की भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 28A के तहत मुआवजे का निर्धारण करने के लिए फिर से मांग करने में सक्षम बनाया जा सके। वहीं कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के वैधानिक सिद्धांतों को देखते हुए न्यायालय ने कहा कि जिस अदालत के लिए ऐसी लोक अदालत का आयोजन किया जाता है वह संदर्भ के स्तर पर भी संदर्भित नहीं है। लोक अदालत द्वारा दिए गए अवार्ड को उस अदालत में वापस जाने की आवश्यकता नहीं है ताकि वह इसे अपने डिग्री का हिस्सा बना सके। अवार्ड ही अंतिम है और पार्टियों के बीच बाध्यकारी है, इसे एक सिविल कोर्ट की डिग्री माना जाता है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महामारी के बीच पूरे महाराष्ट्र राज्य में राजनीतिक रूप से संचालित रैलियों पर कड़ी आपत्ति जताई। कोर्ट ने इसके साथ ही रैलियों में शामिल राजनेताओं की तुलना फर्जी टीकाकरण शिविरों को आयोजित करने वाले लोगों से किया। पीठ राज्य में कोविड-19 प्रबंधन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति GS कुलकर्णी की पीठ ने स्वतः संज्ञान मामले में कहा कि क्या वो फर्जी टीकाकरण शिविर आयोजित करने वालों की तुलना में कम जिम्मेदार हैं? सभी लोग राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश में लगे पड़े हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से ऐसी रैलियों को रोकने के लिए योजना बनाने के लिए कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए किसी भी राजनीतिक रैलियों को रोकने के लिए आपको अपनी मशीनरी को सक्रिय करना होगा। अगर आप इसमें संभाल नहीं सकते तो ये काम अदालत द्वारा किया जाएगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अदालतों को बंद कर रहे हैं। हम पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं और ये राजनीतिक नेता रैलियां कर रहे हैं। दरअसल पिछले हफ्ते हजारों लोगों ने CBD बेलापुर इलाके में प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि निर्माणाधीन नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम स्थानीय नेता दिवंगत DB पाटिल के नाम पर रखा जाए। प्रदर्शनकारियों ने हवाई अड्डे का नाम शिवसेना के दिवंगत प्रमुख बाल ठाकरे के नाम पर रखने के फैसले को रद्द करने की मांग की। इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए रैली में स्थानीय लोगों के साथ साथ कुछ राजनीतिक नेता भी शामिल हुए, जिसमें हजारों प्रदर्शनकारियों ने CBD बेलापुर में सिडको के कार्यालय भवन का घेराव करने की कोशिश की। खंडपीठ ने कहा कि हवाई अड्डे का काम भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन नामकरण का मुद्दा पहले से ही इतना महत्व प्राप्त कर चुका है। तो ये तमाम खबरों के साथ कोर्ट्स राउंड अप में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.